नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो महात्मा सुभाष चंद्र बोस और के ऊपर है। जो बातें मैं कहूँगा उनमें से अधिकतर बातें आपको गूगल करने में मिल जाएगी, पर ये किस सेंस में ये थोड़ी नई बातें हैं कि आम मीडिया में ये बात आज तक नहीं आई, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो सारी चीज़ें आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन में से पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो महात्मा सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, कुछ इन्फॉर्मेशन, पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और कुछ दुरात्मा गांधी और दुरात्मा जवाहरलाल गाजी के बारे में कि उनके महात्मा सुभाष चंद्र बोस से किस प्रकार से उनके संबंध बिगड़ गए थे और अन्य बातें। तो जो कांग्रेस में दुरात्मा गांधी ने ये जो विचार रखा था कि चरखा घुमाने से, भजन गाने से और अनशन करने से अंग्रेज डर के भाग जाएंगे, आज़ादी मिल जाएगी, इस बात को भारत के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज जो मीडिया कहती है कि उस समय मोहन भाई बहुत उस समय आम आदमी मोहन भाई को महात्मा मानता था, वो बात झूठी है, पेड मीडिया ने लिखी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहन भाई को एक बकवास आदमी समझते थे कि ये बेवकूफ़ आदमी है, बकवास आदमी है। और उसका मैं आपको सबूत देता हूँ कि 1938 में जब इलेक्शन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। तो जवाहरलाल नेहरू की और गांधी के अन्य चमचों की खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं उनके सामने। मोहन भाई की भी उनके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं। मोहन भाई ने अपने चमचे सीतारामैया पट्टाभी को खड़ा रखा और मोहन भाई ने ये पब्लिक स्टेटमेंट इश्यू किया था कि मेरे चमचे सीतारामैया पट्टाभी की हार को मैं अपनी हार मानूंगा। यानी जो उनकी पब्लिसिटी थी, जो भी उनकी उम्मीद थी, पूरी उन्होंने दाव पे लगा दी थी। जो कैंपेन का बजट था, पब्लिसिटी का बजट, वो मोहन भाई का सुभाष चंद्र बोस से 100 गुना ज़्यादा था। पत्रिकाएं छपवाने का खर्चा, ऑल इंडिया रेडियो पे भी सिर्फ मोहन भाई के चर्चे और सीतारामैया पट्टाभी की बात आती थी, सुभाष चंद्र बोस की आती ही नहीं थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जब वोटिंग हुई तो 80% से ज़्यादा वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए और मोहन भाई का चमचा सीतारामैया पट्टाभी वो चुनाव हार गया। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता मोहन भाई का बकवास सुन के उकता गए थे। वो देख रहे थे कि इससे कोई आज़ादी नहीं मिलने वाली, कोई अंग्रेज है वो हम 100 माइल की स्पीड से चरखा घुमाएंगे तो भाग जाएंगे, कोई अंग्रेज इस बात को मानने नहीं वाला, डरने नहीं वाला। और अधिकतर नागरिक और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस को ही मानते थे कि भाई इनकी जो बात है कि अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों की पिटाई करने से ही अंग्रेज भागेंगे, उस बात को मानते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और दुरात्मा गांधी चुनाव या दुरात्मा गांधी का चमचा चुनाव हार गया। बात यह भी है कि उस समय के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी इस बात को नहीं माना कि दुरात्मा गांधी की बात सच है। वो दुरात्मा गांधी को सिर्फ पेड मीडिया, ब्रिटिश पेड मीडिया, अंग्रेज थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य अखबारों को पैसा देते थे कि इनकी बात छापो, इनका फोटो छापो, इनको महात्मा का बार बार लिखो कि महात्मा गांधी, ताकि लोगों के दिमाग में ये घुस जाए कि महात्मा है, ताकि इनकी जो बकवास है, लोग चरखा घुमाते रहे, लोग भजन गाते रहे और अंग्रेज आराम से शासन कर सके। ये उनकी नीति थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन करना पड़ा कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से। मेरे मानने में थोड़ी उन्होंने जल्दबाजी कर दिया, गलती कर दी। पर उस समय क्यों रिज़ाइन करना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता प्रजा के साथ थे, लेकिन कांग्रेस के जो ऊपरी नेता थे उनमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ के अधिकतर गद्दार थे और वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजों का चमचा, जवाहरलाल गाजी अंग्रेजों का चमचा, दुरात्मा गांधी वो भी अंग्रेजों का चमचा, गोविंद वल्लभ पंत, ये सब अंग्रेजों से मिले हुए थे। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे थोड़े बहुत, जो कि देश भावना रखते थे। और इन सब लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का जीना हराम कर दिया। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस कभी मीटिंग बुलाएंगे तो वो मीटिंग में ही नहीं आएंगे। तो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय था कि जो भी बड़े अहम मुद्दे थे
वो प्रेसिडेंट लेगा, लेकिन वर्किंग कमेटी में वो अप्रूव कराएगा। तो प्रेसिडेंट ने तो डिसीजन लिया, लेकिन वर्किंग कमेटी जब तक अप्रूव नहीं करती तब तक उस पर अमल नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट वो ट्रेजरर है, वो उसको लिए फंडिंग नहीं देगा उन सारे कामों के लिए। तो इन सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रस्ताव रखे थे वो अच्छे प्रस्ताव थे कि हमें राइट टू बियर वेपन मांगना चाहिए, हमें अंग्रेजों के खिलाफ उग्र लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये जो जवाहरलाल गाजी और ये सारे नेता थे वो घबरा गए कि यदि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गए और ये प्रस्तावों का हमने विरोध किया तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए मोहन भाई ने उनको ये तरीका बताया कि आप मीटिंग में ही मत जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट मीटिंग बुलाते थे और ये मोहन भाई के अंग्रेजों के चमचे मीटिंग में ही नहीं जाएंगे। तो मीटिंग में नहीं जाते थे तो उसमें एक ये भी कंडीशन थी कि यदि कोरम नहीं होता, कोरम यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मान लो 20 मेंबर है तो कम से कम यदि 1/3 मेंबर या आधे मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग है वो कैंसिल मानी जाएगी। तो वो एक भी आदमी मीटिंग में नहीं आता था तो कोरम ही नहीं हो पाता था। तो सुभाष चंद्र बोस अपने एक भी फैसले अमल में नहीं ला पाते थे। और दूसरी तरफ जवाहरलाल गाजी और इन लोगों ने ये प्रचार शुरू किया कि सुभाष चंद्र बोस है वो डिक्टेटोरियल माइंडेड है। भाई डिक्टेटोरियल माइंडेड क्या, कांग्रेस के 80% कार्यकर्ताओं ने उन्होंने वोट दिया था। जवाहरलाल गाजी, दुरात्मा गांधी, आपकी जो गैंग है उसको 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। वो आदमी काम कर रहा है और यदि वो बोलते हैं कि डिक्टेटर हो तो राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर डाल देते कांग्रेस के संगठन के अंदर, पर वो भी उन्हें डालनी नहीं थी। अंत में सुभाष चंद्र बोस थोड़े उकता गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई ये जो जवाहरलाल गाजी और दुरात्मा गांधी है वो तो मुझे भारत के अंदर सेना बनाने में कोई सहयोग नहीं देंगे। इसलिए फिर वो अफगानिस्तान के रूट से वो रूस भाग गए। रूस में जाके उन्होंने स्टालिन को कन्विंस मिलने की कोशिश की और फिर वो जर्मनी गए, वहाँ हिटलर से मिले, फिर जापान गए और वहाँ फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ी की। और भारत को जो आज़ादी मिली है वो दुरात्मा गांधी को उसमें 1000 रुपये में 2 पैसे का भी योगदान नहीं है। जो आज़ादी मिली वो इसलिए क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह किया था। अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे उस समय उसे रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, विद्रोह की शुरुआत की और तुरंत उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब भारत की सेना विद्रोह करेगी तो हम उस विद्रोह को दबाने में नाकामयाब होंगे और नाकामयाब हुए तो भी हमारे 2-3 लाख सैनिक कम से कम मारे जाएंगे। अंग्रेज, ब्रिटेन उस समय पूरी तरह टूट चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 2-3 लाख सैनिक गंवाने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। और एक दूसरा भी भय था कि भारत की सेना यदि विद्रोह करती है और रूस यदि उसे हथियार पहुंचाना शुरू करता है तो 3 लाख या 30 लाख गोरे भी मर जाते, विद्रोह दबाने में वो कामयाब नहीं होते। तो ये अंग्रेजों ने देखा कि अब भारत की सेना विद्रोह कर रही है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने चमचे जवाहरलाल गाजी के हाथ में शासन की बागडोर दे दी। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहन भाई अच्छे आदमी थे और बस ये एक जवाहरलाल गाजी कमीना था। जवाहरलाल गाजी को कांग्रेस का आम कार्यकर्ता से लेकर अधिकतर नेता लुच्चा, लफंगा, कमीना, ये 3 शब्द उसके लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते थे। यहाँ तक कि जब फैसला लेने की बारी आई कांग्रेस को कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन बने, तो उस समय कांग्रेस की 25 राज्य स्तर की इकाइयाँ थी, 25 या 26 पूरे राज्य स्तरों की इकाइयाँ थी। तो वहाँ पे वोटिंग हुई और वहाँ से डेलीगेट आए और वो जो इकाइयों में जो वोटिंग हुई तो उसमें एक मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर को छोड़ के या यूपी जहाँ पे कुछ ये गोविंद वल्लभ पंत जैसे चमचे थे, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा प्रदेश, पर 25 में से एक प्रदेश को छोड़ के बाकी 24 के 24 लोगों ने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल गाजी एकदम निकम्मा आदमी है, उसको प्रधानमंत्री क्या चपरासी की नौकरी भी नहीं देनी चाहिए। ये 25 में से 24 राज्य स्तर की इकाइयों के डेलीगेट का मत था। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि जवाहरलाल गाजी भारत के प्रधानमंत्री बने क्योंकि जवाहरलाल गाजी एकदम अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने गद्दार किस्म के आदमी नहीं थे, मतलब थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे, उनमें देश भावना थी। तो मोहन भाई ने
सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि भाई आपने यदि पीएम, आप रेस में से अपना नाम वापस खींच लो, मतलब पीएम के जो इलेक्शन थे, इंटरनल इलेक्शन, इनर इलेक्शन की पीएम कौन बनेगा, उसमें से अपना नाम वापस खींच लो और आप जवाहरलाल गांधी को पीएम बनने दो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात क्यों माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 1938 में जो महात्मा सुभाष चंद्र बोस का हाल हुआ था वो देखा था। यदि आप मोहन भाई की बात नहीं मानोगे तो मोहन भाई आपका बाइकआउट कर देंगे। और मोहन भाई को ब्रिटिश मीडिया का पूरा बैकिंग था, जो भी पूरा जो कांग्रेस का एलिट था, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, वो भी अंग्रेजों की फेवर करने वाला था। तो उस सरदार वल्लभ पटेल भाई ने ये सोचा होगा कि फिलहाल दुरात्मा गांधी की बात मान लेते, बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन बाद में फिर उनकी अवसान हो गई और बाद में उन्हें पीएम बनने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ भी हमें देखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू पीएम बने, उसमें सबसे ज़्यादा बुरा योगदान, अच्छा योगदान नहीं बुरा योगदान, वो मोहन भाई का था। और मोहन भाई ने क्यों इस डिसीजन को लिया कि उन्होंने देखा कि यदि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को फेवर करेंगे तो ब्रिटिश मीडिया जो है वो उनका कवरेज है वो काट देगा और उनको नोबडी बना देगा। मोहन भाई की जो भी पब्लिक में इमेज थी वो ब्रिटिश पेड मीडिया की वजह से थी। टाइम्स ऑफ इंडिया और जो इंडियन मीडिया भी था वो भी किसके पैसे पे चलता था, बजाज, साराभाई, टाटा और बिरला, और वो भी अंग्रेजों की रजामंदी से ही पैसा देते थे। जो ये चार उद्योगपति मोहन भाई को पैसा देते थे उनके ट्रस्ट और सारी एक्टिविटी चलाने के लिए, वो अंग्रेज वाइसरॉय को पूछ के देते थे। इसलिए मोहन भाई को पता था कि यदि उन्होंने ऐसा कोई भी काम किया जो अंग्रेजों को बुरा लगेगा तो वो ऐसा काम कर, तो अंग्रेज उनकी फंडिंग रुकवा देंगे, इसलिए वो ऐसा कभी काम करते ही नहीं थे। उसके बाद जवाहरलाल गांधी सुभाष चंद्र बोस से क्यों नफरत करते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा पॉपुलर थे पूरे देश में, नहीं कांग्रेस के अंदर भी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी सुभाष चंद्र बोस की इतनी अच्छी इमेज थी क्योंकि उन्होंने देखा कि ये आदमी सचमुच युद्ध लड़ने गया है। जंगलों में घुमा, उसके ऊपर कभी गोलीबारी होती थी, कभी प्लेन उसके ऊपर बम गिराते थे। वो जंगलों में ऐसे जंगल की जहाँ पे आधे सैनिक तो मलेरिया की वजह से मर गए। तो और जबकि मोहन भाई ने क्या किया, उस जमाने में एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन जिस जेल में मोहन भाई को या जवाहरलाल गांधी को रखा जाता था उसमें पंखा होता था, एकदम साफ सुथरा कमरा होता था, अच्छे से अच्छा खाना मिलता था। यहाँ तक कि जवाहरलाल गांधी को जेल के अंदर प्रेस किए हुए कपड़े मिलते थे। उस समय बहुत बड़ी बात होती थी प्रेस किए हुए कपड़े मिलना। प्रेस किए हुए कपड़े मिलते थे और उसको शाम को दारू भी मिलती थी जेल के अंदर, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती थी, और उसको फैमिली मेम्बर को मिलने की भी इजाज़त थी। अंग्रेजों ने दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी को जेल में क्यों रखा था, ताकि पब्लिक के अंदर उनकी पब्लिसिटी बढ़े, पब्लिक में ऐसा एक झूठा नाटक खड़ा किया जा सके कि देखो ये लोग भारत के लोगों के लिए जेल में जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि 16 अगस्त 2011 के दिन भारत सरकार ने अन्ना को क्यों जेल में बंद किया था, ताकि अन्ना की पब्लिसिटी हो। यदि उनको रोकना ही था तो जिस तरह से 5 जून के दिन लाठीचार्ज किया उस तरह से सीधा लाठीचार्ज ही करते और पंडाल को आग लगा देते, करना ही होता तो। पर अन्ना को पब्लिसिटी देनी थी, पब्लिक के अंदर उनकी सिंपैथी बढ़ानी थी, इसलिए जेल में ले जाने का नाटक किया। इसी तरह से अंग्रेज भी दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी और इन सबको जेल में इसलिए बंद करते थे ताकि पब्लिक में उनकी इमेज और बढ़े। जबकि सुभाष चंद्र बोस और उनके सैनिकों पे तो बाकायदा गोलियां चलाई जाती। अब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु तो हुई ही नहीं थी 1946 में, वो तो पूरा उसमें आ रहा है कि उस समय उस दिन पे कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, क्योंकि प्लेन के क्रैश का तो रिकॉर्ड सालों साल रखा जाता था। 1960 में जो कमेटी गई थी या 1954 में, उसने भी ये पॉइंट नोट किया कि उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में कहीं भी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड नहीं मिलता कि इस टाइम पे इस टाइप का प्लेन क्रैश हुआ था। और जो प्लेन क्रैश होता है तो भी उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो तो बरसों तक प्रिजर्व करके रखे जाते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, स्टडी करने के लिए कि भाई प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कैसे क्रैश को भविष्य में उस क्रैश की संभावना कम की जाती है। इसलिए प्लेन क्रैश का जो मलबा होता है वो तो काफ़ी एक तरह का यूँ समझो कि बहुत महंगी चीज़ मानी जाती है उसको स्टडी करने के लिए। पर इस तरह का कोई मलबा वहाँ पे था ही नहीं और प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था।
तो इसके बारे में कहा जाता है कि वो रशिया या कहीं जाके उनको कैद कर लिया गया था, जहाँ वो भाग गए थे। और जो अंग्रेज थे वो नेहरू को ब्लैकमेल भी करते थे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम सुभाष चंद्र बोस को भारत भेज देंगे, सुभाष चंद्र बोस भारत आएंगे तो तुम पीएम को तो क्या चपरासी बनने के भी लायक नहीं हो, सुभाष चंद्र बोस पीएम बनेंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये भी एक हो सकता है अंग्रेजों ने ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो कि हमारी बात मानो वरना हम सुभाष चंद्र बोस को अभी हिंदुस्तान भेज देते। पर अंग्रेजों ने जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ वारंट निकाला था वो जवाहरलाल नेहरू ने कैंसिल नहीं किया, जवाहरलाल गाजी ने। यहाँ तक कि जो भारत के सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज में काम किया, अंग्रेजों ने उन सबको डिसऑनरेबल डिस्चार्ज दिया था, यानी पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने एक को भी सेना में वापस नौकरी नहीं दी, जो कि जिन्ना ने दी। जिन्ना कमीना आदमी था, पर एक पॉइंट में देखो कि जहाँ तक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो नेहरू से कम कमीना था कि आज़ाद हिंद फौज के सारे सैनिकों को जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना में वापस नौकरी भी दे दी, और जो अपाहिज हो चुके थे, नौकरी नहीं कर सकते थे, इंजर्ड थे, उनको उसने पेंशन शुरू किया जो सैनिक को दिया जाता है। जवाहरलाल गाजी ने एक भी सैनिक को वापस नौकरी पे नहीं लिया और पेंशन भी नहीं दिया। यहाँ तक कि जो मर गए थे या तो जिनके हाथ पांव कट गए थे उनको भी उसने पेंशन नहीं दिया। वो देवी इंदिरा अम्मा ने 1972 में शुरू किया। देवी इंदिरा अम्मा ने 1972 में आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे, जितने भी रिकॉर्ड मिले, सारे सैनिकों को डिसऑनरेबल डिस्चार्ज का ऑनरेबल डिस्चार्ज कराया और उनको पेंशन दिया, सिवा की एक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम का वारंट चालू रहा। जवाहरलाल गाजी भी कैंसिल नहीं करा, नहीं, उन्होंने तो जानबूझ के नहीं किया। और अंग्रेजों का बहुत दबाव था कि किसी भी हालत में सुभाष चंद्र बोस को भारत में मान नहीं मिलना चाहिए और उनके नाम का वारंट चालू रहना चाहिए। आज उनके नाम का वारंट चालू है या नहीं वो पता नहीं मुझे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को किसी तरह का अवार्ड भी नहीं दिया गया, भारत रत्न या इस तरह का, या मिलिट्री अवार्ड भी नहीं दिया गया। फिर 1991 में उनके शायद जन्म की 100th जो भी कोई महत्व की डेट थी 1991 में या 1992 में, ठीक से मुझे ईयर याद नहीं है अभी। उस समय सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया। आप गूगल करोगे आपको मिलेगा, आप टाइप करो सुभाष चंद्र बोस भारत रत्न तो तारीख और वो सब आएगा। तो उसमें जब अवार्ड दिया जाता है तो अक्सर लिखा जाता है कि व्यक्ति जीवित है या पोस्टुमसली दे रहे हैं, यानी उनकी मृत्यु के बाद, और वो स्किप भी कर सकते हैं। और पोस्टुमस में ये भी लिख सकते हैं कि प्रिज्यूम्ड डेड। प्रिज्यूम्ड डेड यानी हम मान के चल रहे हैं कि ये जीवित है, या ये भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति जीवित है या नहीं, हमें पता नहीं। लेकिन उस समय नरसिम्हा राव ने, जो भी प्रधानमंत्री थे, बदमाशी क्या की कि उन्होंने जानबूझ के लिखा कि पोस्टुमसली और डेड ऑन February 1946। तो इस पॉइंट पे सुभाष चंद्र बोस के जो रिलेटिव्स थे, क्लोज रिलेटिव, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि वो 1946 को मरे नहीं थे तो ये डेट निकाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, अंग्रेज तो चाहते थे कि ये भारत रत्न कैंसिल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने ये स्टैंड नहीं लिया कि आप इस गलती को सुधारो। उन्होंने बोला कि ये पूरा गवर्नमेंट ऑर्डर हम कैंसिल करते हैं। तो पूरा गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने कैंसिल किया, तो भारत रत्न जो सुभाष चंद्र बोस को 1991 में मिला था वो कैंसिल हो गया। मतलब वो भारत रत्न मिला ही नहीं था। भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलेगा ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था। उस गवर्नमेंट ऑर्डर पे सुभाष चंद्र बोस के रिलेटिव्स ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि ये मरने की डेट गलत है। तो 3-4 ऑप्शन है कि ये लिखा जाए कि भाई व्यक्ति जीवित है या मृत हमें पता नहीं, या तो प्रिज्यूम्ड डेड, व्यक्ति यदि अनेक साल से लापता है तो प्रिज्यूम्ड डेड लिख सकते हैं, या तो मैं लोगों ये इतना साफ लिख दिया जाए कि भाई व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिंदा है हमें पता नहीं है, हम इस व्यक्ति को भारत रत्न दे रहे हैं। वो भी एक ऑप्शन था, लेकिन वो ऑप्शन जानबूझ के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। उन्होंने जानबूझ के मरने की तारीख ये लिखी कि 1946, तो जाहिर है उस पर फैमिली मेंबर ने ऑब्जेक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर होता है कि वो इस गलती को सुधार दे और गवर्नमेंट ऑर्डर को कायम रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो गवर्नमेंट ऑर्डर पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया, यानी वो भारत रत्न भी कैंसिल हो गया। हिंदुस्तान में ये पहला केस है
कि पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न किसी को दिया गया हो और कैंसिल हुआ हो। भारत रत्न कैंसिल होने का ये पहला केस है और एकमात्र केस है। तो ये भारत के जो इलीट है, सुभाष चंद्र, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज और भारत के प्रधानमंत्री, जो भी पूरी इलीट है, उसका आप रवैया देख सकते हो कि वो आज भी सुभाष चंद्र बोस से कितनी, उनको तारीफ करने से कितना घबराते हैं कि भाई अंग्रेजों को बुरा लग जाएगा, तो वो अंग्रेजों नहीं चाहते कि अंग्रेजों को बुरा लगे। अब मेरी इसमें क्या मांग है, और जो मैं आपको सपोर्ट करने से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस डिमांड को सपोर्ट करो। ये मेरा रेफरेंस बुक है rahulmehta.com/301.htm और इसका हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.h.htm, H फॉर हिंदी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। तो इसके चैप्टर 12 में मैंने डिमांड्स लिखी है। चैप्टर 12 में है सम सिंबॉलिक डिमांड्स। तो जो सिंबॉलिक डिमांड है उसमें एक है, सॉरी, सेक्शन 12.16, सेक्शन 12.16 में सिंबॉलिक डिमांड्स, उसमें यह है कि जनगण मन पे बैन लगाया जाए। मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप जनगण का जो बंगाली है उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेट शब्द वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लेना साफ साफ है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज चाहिए था, इसलिए उन्होंने देखा कि ब्रिटिश राजा की वो चापलूसी करेंगे तो उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा लिटरेचर का, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश राजा की चापलूसी के लिए ये गाना लिखा है। और अंग्रेजों ने जवाहरलाल गाजी पे दबाव डाला कि इसको आप राष्ट्रगान बनाओ, और जवाहरलाल गाजी को ये राष्ट्रगान बनाना पड़ा। तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो डिमांड है वो ये है कि राष्ट्रपिता का टाइटल जो दुरात्मा गांधी को दिया है वो कैंसिल हो और महात्मा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता का टाइटल मिले। ये एक पहली मांग है। दूसरा कि जितने भी सरकारी प्रीमाइसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट प्लॉट, वहाँ पर कहीं भी दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल गाजी, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, इनका कहीं फोटो और पोर्ट्रेट या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दुरात्मा गांधी की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और करेंसी जो चल रही है वो चलने दो, पर नई करेंसी नोट पे कहीं भी दुरात्मा गांधी का फोटो नहीं होना चाहिए। उस पर पिक्चर होना चाहिए महात्मा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल, इनकी तस्वीर होनी चाहिए। और जो भी कोई पुस्तक में यदि महात्मा गांधी शब्द होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर होना चाहिए। किसी को यदि गांधी के सामने महात्मा लिखना है तो भले लिखे, पर उस पुस्तक को किसी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में नहीं रखा जाएगा और गवर्नमेंट उस पुस्तक के किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देगी। यदि किसी भी पुस्तक में, पुरानी पुस्तक हो तो भले हो, पर नई पुस्तक उस दिन के बाद छपती है, यदि उसमें महात्मा गांधी शब्द हुआ तो वो उस पुस्तक को गवर्नमेंट सब्सिडी किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी। और इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के सारे स्टैच्यू पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं भी सरकारी प्रीमाइसेस में नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो भले वो रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर जहाँ लगानी है वो लगाए, पर पश्चिम बंगाल के बाहर किसी भी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में, यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट प्लॉट में अंग्रेजों के चमचे रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर नहीं रखी जाएगी, उनका स्टैच्यू भी कहीं नहीं रखा जाएगा। अब दूसरी भी एक जो बैन है वो कि जो डिमांड है, मांग है कि भारत की सेना के हर एक द्वार पे, जो भी कैंटोनमेंट होता है उसका जो गेट होता है, वहाँ
महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होगी। आज भी भारत की सेना के अंदर सुभाष चंद्र बोस को क्रिमिनल लिस्ट में रखा गया है, यानी कि कोई भी सैनिक दीवार पे या अपनी जेब में भी यदि महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रखता है तो उसे सजा हो सकती है। इतना शायद एनफोर्स नहीं होता होगा, शायद जेब में रख के घूमते होंगे तो शायद एनफोर्स नहीं करते होंगे, पर अभी भी ये उनके लिस्ट में तो है कि क्रिमिनल घोषित किया है, सेना ने उसे क्रिमिनल घोषित किया है, अंग्रेजों की सेना ने उसे क्रिमिनल घोषित किया। उसके बाद भारत की सेना ने लिस्ट में से उनका नाम नहीं निकाला। यानी भारत के जो सैनिक एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे कहीं भी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, और हर एक सैनिक एस्टेब्लिशमेंट में महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रखना वो एक मेरी मांग है। अब जब मेरी मांग में बोलता हूँ तो ये नहीं आता कि मेरी मांग है यानी मान लेनी चाहिए। मैं इन पॉइंट्स पे पब्लिक ओपिनियन गैदरिंग पीएम के वेबसाइट पे शुरू होना चाहिए, ये मेरी पॉलिटिकल मांग है। पॉलिटिकल मांग मेरी RTI 2 है। RTI 2 मैंने सेक्शन 1.3 में एक्सप्लेन किया है 301.htm के, कि वो इतना ही कहता है कि व्यक्ति अपनी मांग एफिडेविट पीएम के वेबसाइट पर रख सकेगा 20 रुपया प्रति पेज चार्ज देके, और जिस व्यक्ति को वो मांग स्वीकार है या अस्वीकार है वो 3 रुपया देके अपनी हाना दर्ज करा सकता है, SMS के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या तो खुद पटवारी की कचहरी में जाके। वो पूरा मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया सेक्शन 1.3 में। अब अंत में एक पॉइंट आता है कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज इतना घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक सच्ची बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी रहे कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है सेना। न कि चरखा, न कि भजन गाना, न कि अनशन पे उतरना, न रैलियां निकालना, न नारेबाजी करना, न पोस्टर लेके घूमना। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है हथियार और सेना। ये बात वो भारत के एक नागरिक तक पहुंचाना चाहते थे और कुछ हद तक सफल भी हुए। इसके बाद पेड मीडिया ने फिर से दूसरा रिवर्स प्रोपागेंडा किया कि नहीं भाई, आज़ादी हमें चरखे घुमाने से मिली है, नारे लगाने से मिली है, रैलियों में घूमने से मिली है, हथियार का कोई योगदान नहीं था, सेना का कोई योगदान नहीं था। ये झूठ बाद में पेड मीडिया और जो पेड टेक्स्ट बुक राइटर, हमारे जो पाठ्य पुस्तक राइटर है, पाठ्य पुस्तक के जो लेखक है, वो भी किस सेंस में पेड होते हैं कि उनको बहुत भारी तनख्वाह मिलती है सरकार की ओर से, महीने के 20,000 25,000, और काम कुछ नहीं करते, तनख्वाह खाने के सिवा वो कुछ काम नहीं करते। सब ये साइंस और मैथ्स के छोड़ के जितने भी ये पाठ्य पुस्तक लिखने वाले हैं, एक से एक निकम्मे आदमी है सब। इतिहास, समाज विद्या, ये सब पाठ्य पुस्तक लिखने वाले बहुत ही निकम्मे आदमी हैं, और उनको बहुत पैसा मिलता है ये सब झूठ लिखने के लिए, और वो झूठ पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं और एग्जाम में लिखवाया जाता है लड़कों के पास, तो वो उनके दिमाग में प्रिंट हो जाता है एक तरह से। मीडिया जितना खराब है उससे ज़्यादा खराब भारत का पाठ्य पुस्तक लिखने का उद्योग है। तो उसमें तो यदि महात्मा सुभाष चंद्र बोस के नाम आगे बढ़ेंगे, लोग उनकी जीवनी पढ़ेंगे, लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, लोग उनके विचार पढ़ेंगे, तो एक सही विचार भारत के लोगों के मन में आएगा कि भाई सेना वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे महत्व की वस्तु होती है। तो भारत का आम नागरिक सेना पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करेगा तो भारत की सेना मजबूत होती जाएगी, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां खुलेगी, लोग हथियार रखना शुरू करेंगे, तो अमेरिका का जो दबदबा है भारत के ऊपर वो दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। तो ये अच्छे विचार किसी भी हालत में भारत के आम नागरिक तक पहुंचने नहीं चाहिए। आप देखिए कि इतने साल के बाद भी भारत की इलीट, पॉलिटिकल इलीट या इकोनॉमिक इलीट, आप किसी भी इकोनॉमिक इलीट के भी आदमी से बात कर लो, इन्फोसिस का चेयरमैन हो या टाटा का चेयरमैन हो या बिरला ग्रुप हो, तो इकोनॉमिक इलीट भी गलती से भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलेगी, गलती से भी। उसको 100 वोल्ट का करंट हो या उसके कनपट्टी पे बंदूक रखोगे ना तो भी वो दुरात्मा गांधी की तारीफ करेंगे, वो गलती से भी महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अमेरिका से उनके कंपनी के बिजनेस रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो अमेरिका और ब्रिटेन आज भी ये नहीं चाहता कि भारत के आम नागरिक तक सेना के बारे में जो सच्ची जानकारियां है, सेना का जो महत्व है उसके बारे में जानकारी आम नागरिक तक न पहुंचे, इसलिए उनकी जो लॉबी है वो